हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज चलेगी बायोलॉजी की क्लास और अगला चैप्टर है। यहाँ पर पहले चैप्टर में रिप्रोडक्शन में अभी चल रहे हैं और इसका बड़ा सा चैप्टर है, तो हर एक पार्ट जो सिलेबस सन 2020-21 में रखा गया है, कोरोना के कारण से जितना सिलेबस हटा दिया गया बस उतना ही पढ़ाएंगे। जो निकाल दिया गया 30% माइनस कर दिया गया है, उसके बाद में जो शेष बच्चा है उसी के बारे में पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा पढ़ना बेफिजूली होगी इस वर्ष के लिए। तो हम इससे पहले जो वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं उसमें हमने पढ़ाया था आपको पुकेसर। पुकेसर का मतलब होता है कि कौन सा पुष्प का ऐसा भाग होता है जहां पर मेल गैमीट यानी कि नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसको हमने विभिन्न चित्रों के माध्यम से आपको बता दिया था कि ऐसे मेल गैमीट यानी नर युग्मक जिसे हम कहते हैं परागकण, क्या कहते हैं परागकण। यहाँ तो अंकुरित हो गए, अंकुरित कैसे हो गए वो भी बता देते हैं। मेल गैमीट कैसे बनते हैं उनको चित्रों के माध्यम से बता दिया था कि एंथर यानी कि जो आपके कहलाते हैं पुतंतु, एंथर में जो क्या होता है समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनते हैं, नर युग्मक का निर्माण होता है। एंथर दो पालियों में विभक्त होते हैं जिसमें 4 कोष पाए जाते हैं और जिसमें मदर सेल 4 कोषों में बदल जाती है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, सेलों में छोटे छोटे सेल बनते हैं। परिपक्व होने के बाद में हमें नर युग्मक ये एंथर प्राप्त हो जाते हैं। अब आ जाता है और वो भाग कहलाता था आपका एंड्रोसियम। अब आ जाता है जायांग जिसे हम बोलेंगे गाइनोसियम। क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। गाइनोसियम पुष्प का मादा जननांग। कौन से ऐसे भाग होते हैं पुष्प में जिन्हें हम मादा जनन अंग कहते हैं। द फ्लावर रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स, यानी कि मादा का वह भाग जो जनन अंग कहलाता है, मादा पुष्प का वह भाग जो जनन अंग कहलाता है। तो कौन कौन से होते हैं पुष्प में, 2 ही भाग हो सकते हैं, एक तो नर एक मादा, और दोनों अगर होंगे तो उभयलिंगी, और एक होगा तो क्या होगा, एक लिंगी। तो यहाँ पर इसको हम स्त्री केसर, जैसे हमने पुकेसर लिखा था मेल के लिए, मेल फ्लावर के भाग के लिए, तो इसे पिस्टिल बोलते हैं। पिस्टिल मतलब स्त्री केसर। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि बीजांड और भ्रूण पोष, बीजांड और भ्रूणपोष यानी कि इसे हम बोलते हैं ओब्यूल, सॉरी क्या लिख दिया, ओब्यूल, और इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक, स्त्री केसर, बीजांड और एम्ब्रियोसेक यानी कि ओब्यूल और एम्ब्रियोसेक से मिलकर बना होता है, और इसके ये भाग एक ही पुष्प के एक ही भाग पर पाए जाते हैं। बीजांड और भ्रूणपोष पुष्प के एक ही हिस्से में पाए जाते हैं। और बीजांड और भ्रूणपोष कहाँ मिलते हैं कि जब हम पुष्प का स्त्री केसर भाग देखते हैं तो वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 3 भाग आपके कौन से होंगे, बीजांड और भ्रूणपोष से मिलकर क्या बनता है, स्त्री केसर। लेकिन जो नर स्त्री केसर भाग है, स्त्री केसर भाग है, वो कितने से मिलकर बना होता है, पहला तो होता वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका, तीसरा क्या होता है आपका अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक, ये चीज़ें होती हैं आपकी 3। तो जो मादा भाग में, ये जो आपके सामने चित्र बना हुआ है, मादा पुष्प के मादा भाग में जो तस्त्री नुमा सबसे ऊपर संरचना पाई जाती है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और इसको याद रखना आप इंग्लिश में,
स्टिग्मा, क्योंकि वर्तिकाग्र और वर्तिका जैसे शब्द आप हिंदी के माध्यम से हैं तो इनको भूल जाएंगे। शब्दों को इंग्लिश में अभी से कन्वर्ट करके चलिए, ताकि आने वाले भविष्य में जो आपको पढ़ाई करनी है उसमें ये सभी इंग्लिश में शब्द लिखे होंगे, तो आपको पढ़ने में बड़ी ही प्रॉब्लम आएगी। तो जो वर्तिकाग्र को स्टिग्मा कहते हैं। जो तस्त्री नुमा भाग होता है, एक छतरी के नुमा भाग होता है, बीच में एक नलिका रूपी संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं वर्तिका। इसका इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलेंगे? स्टाइल। और तीसरा होता है अंडाशय, तो इसे अंडाशय को बोलते हैं ओवरी। ये 3 भागों से, नंबर 1 वर्तिका, नंबर 1 वर्तिकाग्र, नंबर 2 वर्तिका, नंबर 3 अंडाशय। इन तीनों भागों से मिलकर स्त्री केसर बना होता है, जिसमें वर्तिकाग्र पर पराग कण पहुंचते हैं। क्या होता है? वर्तिकाग्र पर पराग कण पहुंचते हैं। वो किस प्रकार से पहुंचते हैं? या तो वायु द्वारा परागण क्रिया हो, या आपकी जल द्वारा हो, या कीट इंसेक्ट जिसे बोलते हैं उसके माध्यम से पराग कण किसी पुष्प के नर भाग से निकलकर मादा भाग के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। स्टिग्मा पर कुछ लसलसा पदार्थ पाया जाता है जो पराग कणों को अपने से चिपका लेता है। पराग कणों के बाद से कुछ समय के बाद इसमें से पोलन ट्यूब जनरेट होती है, जन्म लेती है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई यानी कि स्टाइल को भेदती हुई किसमें फ्यूज हो जाती है? भ्रूण पोष में आकर फ्यूज हो जाती है। किसमें? भ्रूण पोष में आकर फ्यूज हो जाती है। और उसके मुख्य सिरे पर नर युग्मक होता है। नर युग्मक का मेन भाग यहाँ पर आ जाता है, उसे हम कहते हैं मेल गैमीट। फिजन के बाद में क्या होता है? एम्ब्रियो का निर्माण शुरू हो जाता है और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। एक से बीज का निर्माण होता है और दूसरे से बीज चोल का। अब आपको बताते हैं, यह पुष्प का वह भाग है जिस पर पुष्प रखा रहता है, यानी कि एक तस्त्री नुमा रखा रहता है। इससे हम कहते हैं पुष्प आसन। क्या बोलेंगे? पुष्प आसन। और पुष्प के चारों ओर पाए जाने वाली, यानी कि जहाँ पर पुष्प रखा होता है, एक छत्ते के नुमा, एक पंजे के नुमा कुछ संरचनाएं हरे हरे रंग की होती हैं, वो कहलाती है बाह्य दल। और उसका समूह, वो तस्त्री नुमा संरचना जिसके ऊपर ऐसे करके पुष्प रखा जाता है, ऐसे रखा होता है और ग्रीन ग्रीन पत्तियां चारों तरफ कलिकाओं में फैली रहती हैं, तो वो कहलाता है बाह्य दल और उसका समूह बाह्य दल पुंज। फिर आगे आते हैं जहाँ पर संयुग्मन की क्रिया यानी कि ओवम, यानी कि जो ओवम है अंदर का अंडाशय है, अंडा है, वो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो नर युग्मक उसके बिल्कुल सिरे पर होता है। इसके अंदर पाए जाते हैं ध्रुवीय केंद्रक, जिनसे नर युग्मक मादा युग्मक से समेकन की क्रिया करता है, यानी कि एक दूसरे में जुड़ता है। जब नर युग्मक मादा युग्मक से समेकन करेगा उसके तत्पश्चात ही भ्रूण का निर्माण होगा। उसके आगे आ जाता है, ये उसके चारों ओर फैला हुआ भ्रूण पोष कहलाता है, जो भ्रूण को सुरक्षित रखता है। फिर ये जो आगे का भाग है जो और इसकी सुरक्षा प्रदान करता है, जो अजीब सी कोशिकाओं को बना होता है जिसे हम निभाग कहते हैं। और एक बड़ा सा भाग जो इसको चारों तरफ से घेरे रहता है उसको हम अंडाशय कहते हैं, ओवरी। अंदर क्या होता है? अंड, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, अंडा, और अंड से क्या बनता है? एम्ब्रियो। इसके अंदर प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं और जो अंदर का भाग है इसे हम कहते हैं बीजांडकाय, यानी कि एक रेखा में फैला हुआ। अब यहाँ पर ये देखिए पराग कण आए और इनसे पराग नलिका निकलकर कहाँ संलयित हो गई? जुड़ गई मादा युग्मक से। मादा युग्मक में प्रतिमुखी और ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं जिनसे उनकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, यानी कि एक बीज का निर्माण होता है।
और ये आपकी बीच का हिस्सा क्या कहलाता है, पराग वर्तिका यानी कि स्टाइल। ये इतने भाग होते हैं किसके, आपके कोई भी पुष्प हो और उसमें मादा भाग पाया जाए, स्त्री केसर यानी गाइनोसियम, तो उसमें इतने भाग होंगे। लेकिन सबसे मुख्य भाग है इसका अंडाशय, अंडाशय या बोलेंगे बीजांड। तो हम अब पढ़ेंगे बीजांड की संरचना के बारे में, जो अंदर का भाग, ये जो बीजांड है आखिर किस प्रकार का होता है और क्या यहाँ पर घटनाएं होती हैं और कैसे एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे बीजांड। इसको अब हम रफ कर देते हैं। स्त्री केसर का सबसे प्रमुख भाग होता है बीजांड। ओव्यूल। तो अब हम पढ़ेंगे बीजांड, ओव्यूल, यानी कि जो पुष्प के मादा भाग का सबसे फूला हुआ भाग पाया जाता है बीजांड, उसके अंदर का जो मेन भाग होता है उस, और जो एक बीजांड व्रंत यानी फनिकल से जुड़ा होता है, उसको हम कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर की ओर। बाहर की ओर निकालकर जब हम इसको अनुप्रस्थ काट में देखते हैं तो ये संरचना पाई जाती है। इस बीजांड व्रंत को निकाल कर लाए हम बाहर। अब हम इसके बारे में जानेंगे आखिर इस बीजांड में क्या पाया जाता है। तो बीजांड में कौन कौन से भाग होते हैं और क्या इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इसको चारों तरफ से घेरे रहती हैं। अब देखते हैं बीजांड। बीजांड में एक नाभिका पाई जाती है जिसे हम हाइलम कहते हैं, और बीजांड में यानी कि पुष्पों के नर भाग में जो सबसे उभरा हुआ भाग पाया जाता है, उसकी जो मेन नाभिका होती है यानी कि गर्दननुमा एक संरचना, उसे हम हाइलम कहते हैं। और बीजांड का जो सबसे अध्यावरणी भाग होता है उसे निभाग यानी कलेजा कहते हैं, निभाग। और इसको चारों ओर से जो हमारे केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, रंध्र जैसी संरचनाएं घेरी रहती हैं। उसके अलावा जो एक शेष संरचना होती है वो होता है आपका बीजांड द्वार, जिसे हम माइक्रोपाइल भी कहते हैं। माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार माइक्रोपाइल होता है। और इसके अंदर पाया जाने वाला बीजांड उसे हम कहते हैं भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सेक। ये पूरी जो संरचना इसके अंदर दिखाई गई है, ये संरचना, ये भ्रूण कोश कहलाती है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। और कहाँ पर होता है, और यहाँ पर ये 3 कोशिकाएं दिख रही हैं। सबसे बीच वाली कोशिका इसकी कहलाती अंड कोशिका, अंड कोशिका, और आसपास की 2 कोशिकाएं कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं, जिन्हें हम बोल सकते हैं प्रोटेस्ट सेल। ठीक है। उसके बाद में ये सारा भाग जो एक फूले हुए आकार में बना होता है उसे हम कहते हैं बीजांड काय यानी कि न्यूक्लियस। इस बीजांड काय द्वारा ही, इस बीजांड में, इस मुख द्वारा ही जब पराग नलिका आकर समेकन करती है तो ये जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक, इनसे अंड कोशिका और पराग नलिका की कोशिका का समेकन होने के पश्चात क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण इसके अंदर होता है क्योंकि यह भ्रूण कोश होता है, एम्ब्रियो सेक, और यहीं पर भ्रूण का निर्माण हो जाता है इसी स्थान पर। तो यह संरचना आपकी क्या कहलाती है, बीजांड, जो मादा पुष्प का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। उसके अलावा बीच में पाया जाता है वर्तिका और ऊपर पाई जाती है वर्तिकाग्र। अब आ जाते हैं कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं।
तो बीजांड के हम प्रकार बताएंगे और रूप अलग होते हैं। तो बीजांड 3 प्रकार के होते हैं। ये तो आप जान चुके हैं कि बीजांड की ये संरचना बनी है, जिसमें बीजांड काय पाया जाता है, भ्रूण कोश होता है, एक अंड कोशिका भी पाई जाती है जिसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं अंड कोशिका को सहायता देने वाली, जहां पर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया संपन्न होगी। और जहां पर बीजांड काय जुड़ा होता है वह नाभिका कहलाती है, इंग्लिश में इसे हाइलम बोलते हैं। और इसके पूरे शेष भाग के बाद एक जो मुख पाया जाता है उसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। और यहाँ पर 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी जो एक मुख की होती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो बीजांड का मेन हिस्सा होती है। और ये पूरा हिस्सा कहलाता है आपका भ्रूण कोश। और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जब होता है किसके द्वारा, पराग नलिका द्वारा मेल यानी कि मेल गैमीट जिसे हम बोलते हैं नर युग्मक मादा युग्मक से समेकन के पश्चात बनाता है भ्रूण, जिस और एक बनता है अगर भ्रूण के साथ में अंडा बनता है तो उसे हम बोलते हैं जाइगोट। जिस अंड को निषेचित करता है ये अंड कोशिका है, इसको कौन आकर निषेचित करता है, ये पराग नलिका आई और यहाँ पर इसको निषेचित कर देती है नर युग्मक की सहायता से और बन जाता है आपका भ्रूण। और भ्रूण थोड़ा सा परिपक्व होकर बीज में बदल जाता है और इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एक से भ्रूण का निर्माण होता है और दूसरी क्रिया विधि से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब बीजांड के प्रकार बताते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। बीजांड के प्रकार, ये लीजिए, ये हो गया रफ। अब बीजांड के हम प्रकार बताएंगे। प्रकार नंबर 1, एक अध्यावरणी बरड़ी। नंबर 2, द्वि अध्यावरणी। इसको हम बोलते एंटीगैमिक, इसको बोलते हैं बाइटीगैमिक। और एक होता है अध्यावरणहीन, इसको बोलते हैं अटिगैमिक। ऐसे बीजांड जिनमें एक आवरण पाया जाता है यानी कि उसकी संरचना पर एक आवरण, एकल आवरण पाया जाए, केवल एक ही आवरण, उसे बोलते हैं एंटीगैमिक यानी कि एक अध्यावरणी बीजांड। और इसके उदाहरण होते हैं आपके जैसे गेंदा और उसके बाद में होता है सूरजमुखी। एक अध्यावरणी होते हैं कहलाते हैं एंटीगैमिक, जिसमें आपके उदाहरण आ जाएंगे कि गेंदे के पुष्प का जो बीजांड पाया जाता है या सूरजमुखी के पुष्प का जो बीजांड पाया जाता है वो एक अध्यावरणी यानी कि एंटीगैमिक होता है। उसके बाद में आ जाता है द्वि अध्यावरणी। अधिकतर पुष्प, ज़्यादातर जो पौधों पर पुष्प पाए जाते हैं वो द्वि अध्यावरणिक होते हैं। बाइटीगैमिक होते हैं पुष्प जिन पर ज़्यादातर 2 आवरण पाए जाते हैं, जैसे मटर है और चना है। इसके बाद में बहुत सी दालें हैं, जितने भी डाइकोट वाले होते हैं वो द्वि अध्यावरणी यानी बाइटीगैमिक आवरण वाले बीजांड पाए जाते हैं। उनमें, उनके पुष्पों में, उनमें द्वि अध्यावरण पाया जाता है। ये जो आपको द्वि आवरण दिख रहा है। एक होता है अध्यावरणहीन यानी अटिगैमिक,
एटिगैमिक होता है। एटिगैमिक में मतलब कोई भी आवरण बीजांड के चारों ओर नहीं पाया जाता है, वो आवरण विहीन होता है। जैसे हम बताते हैं आपको चंदन, चंदन के पुष्प में जो बीजांड पाया जाता है तो उसमें कोई भी अध्यावरण नहीं पाया जाता है। अब आपको हम बता देते हैं, यदि बीजांड और भ्रूण कोश दोनों एक साथ जुड़े होते हैं तो ऐसे नर भाग यानी स्त्री केसर क्या कहलाते हैं? युक्ता अंडपी, युक्ता अंडपी, यानी कि इसका मतलब होता है कार्पेटस, साइनोकार्पेटस। जिन पुष्पों में बीजांड और भ्रूण कोश अलग अलग स्थिति में होते यानी कि एक साथ जुड़े होंगे, युक्त होंगे, अलग अलग होंगे तो उसे बोलेंगे पृथक कांडपी। इसे बोलते हैं एपोकार्पेटस। ऐसे पुष्प जिसमें बीजांड और भ्रूण कोश स्त्री केसर में एक ही साथ जुड़े होते हैं वो युक्तांडपी यानी साइनोकार्पेटस कहलाते हैं। और जो पृथक जिसमें बीजांड और भ्रूण कोश थोड़ी दूरी पर होते हैं यानी कि बीजांड का जो होता है उसका थोड़ा, और या ऐसा हो कि जिसमें स्टिग्मा और स्टाइल का जो सेंटर हो यानी कि जो स्टिग्मा है आपकी कहीं और स्थिति पर हो, स्टिग्मा यहाँ है और स्टाइल, और भ्रूण उसका ये भ्रूण कोश अलग से पाया जाए। जैसे ये स्टिग्मा है और इसमें स्टाइल है और ये एक पृथक रूप में अलग से भ्रूण कोश जुड़ा हुआ है या बोले बीजांड जुड़ा हो तो उसे हम कह रहे हैं पृथक अंडपी। अंडप जिसका अलग होना होगा उसे हम कहेंगे एपोकार्पेटस, और जिसका अंडप एक साथ जुड़ा होगा उसे हम बोलेंगे साइनोकार्पेटस। ये हो गए आपके 3 प्रकार के बीजांड के प्रकार। अब आ जाएंगे बीजांड के रूप। बीजांड के रूप और बीजांड टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। बीजांड के रूप, तो बीजांड आपका 6 प्रकार का होता है, 6 रूपों में पाया जाता है। कितने? 6 रूपों में पाया जाता है। पहला वक्र, वक्र को बोलेंगे एट्रोपस, एट्रोपस। दूसरा होगा रिजु, नहीं सॉरी वक्र को तो नहीं, रिजु को एट्रोपस बोलते हैं, रिजु, रिजु एट्रोपस। दूसरा होगा प्रतीप, प्रतीप को बोलेंगे एनाट्रोपस। फिर तीसरा आपका होगा अर्ध प्रतीत, आधा प्रतीत हो, इसको बोलेंगे हम हेमी, हेमीट्रोपस। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 4 इसको बोलेंगे वक्र। वक्र के जैसा पाया जाए तो इसको हम बोलेंगे कैम्पाइलोट्रोपस। नंबर 5 आपका होगा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, इसे बोलेंगे एम्फीट्रोपस। नंबर 6 आपका होगा, इसका होता कुंडलित, कुंडलित। कुंडलित का मतलब होता है सरकाइनो, CRICINO, सरकाइनोट्रोपस।
ये आपके 6 प्रकार के हो गए बीजांड के रूप। बीजांड के रूप 6 प्रकार के होते हैं, हमने बता दिए। बीजांड के प्रकार सिर्फ 3 होते हैं, एक अध्यावरणी, द्विअध्यावरणी और 3 क्या होगा, अध्यावरणहीन। तो 2-3 प्रकार के बीजांड के प्रकार होते हैं और बीजांड के रूप होते हैं 6 प्रकार के। ऋजु क्या होता है, एट्रोपस, यानी कि जो ऋजु बिल्कुल सीधा सीधा जिसका बीजांड होगा। ऋजु मतलब होता है एक सीधी संरचना में। अभी हमने बताया था बीजांड कैसा हो, इसका मुख द्वार ऊपर की ओर खुला हो और यहाँ पर ओवम हो और ऐसे जुड़ा हो। तो ये सीधा सीधा जब बीजांड होगा तो ऋजु होगा। कैसा होगा, ऋजु होगा। अब हम इसके बाद में आ जाते प्रतीत। प्रतीत का मतलब होता है कि थोड़ा सा प्रतीत हो, थोड़ा सा वृंत पर झुका हो, थोड़ा सा इस वृंत पर झुका हुआ बीजांड प्रतीकात्मक बीजांड कहलाता है। ये लीजिए प्रतीकात्मक बन गया, ये कहलाता एनाट्रोपस। अर्ध प्रतीत यानी कि कुछ मायने में ऐसे करके गर्दन के जैसा झुका हुआ हो तो अर्ध प्रतीत। जब इसका हाइलम यानी कि ऐसे करके झुक जाता है, थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, कुछ तिरछा नजर आता है, तो इसे हम कहते हैं अर्ध प्रतीत। हेमीट्रोपस बीजांड। अब उसके बाद में आ जाता है आपका वक्र। वक्र को बोलते हैं हम कंपाइलोट्रोपस, यानी कि ऐसा बीजांड, ये आपको देखने को चित्रों में मिल जाएगा। ऐसा बीजांड जो एक सिर्फ वक्र की संरचना बना रहा हो, यही तो वक्र रेखा कहलाती है। तो ये ऐसे जुड़ा हुआ बीजांड क्या कहलाएगा, कंपाइलोट्रोपस। तो यहाँ पर जो बीजांड वृंत होगा, भ्रूणकोश होगा, इस ऋजु रेखा के समान होगा। उसके बाद में आ जाता अनुप्रस्थ, जैसे घोड़े की नाल होती है, घोड़े की नाल के जैसी संरचना वाला बीजांड वृंत क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ, जो एक अनुप्रस्थ संरचना दिखाएगा। अभी हमने इसका बनाया था, जो यहाँ पर मिटा दिया है, वो अनुप्रस्थ बीजांड के समान था। ये आपको दोबारा बना देते हैं। ये जो बीजांड है ये अनुप्रस्थ प्रकार का होता है, जिसे हम कहते हैं एम्पीट्रोपस बीजांड। फिर आ जाता है कुंडलित, ऐसा बीजांड वृंत जो हाइलम पर कुंडली मारकर बैठ जाए, ऐसा हो जाए, बिल्कुल कुंडल बना दे, यानी कि कुंडलित कहलाएगा, जिसको हम बोलेंगे सरकाइनोट्रोपस। तो ये कुंडली बन गई, ये लीजिए कुंडली बन गई। जैसे एक कुंडली नुमा संरचना बनाए हो, तो ऐसा बीजांड कहलाता है सरकाइनोट्रोपस। ये हो गए आपके बीजांड के प्रकार। अब बीजांड तो आप जानते हैं पुष्पों में 3 ही प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 एक अध्यावरणी, नंबर 2 द्विअध्यावरणी, नंबर 3 अध्यावरणहीन। क्या होते हैं, बीजांडों के प्रकार होते हैं और रूप होते हैं आपके 6, ऋजु, प्रतीत, एट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सरकाइनोट्रोपस। ये 6 प्रकार के रूप होते हैं बीजांड के। अब आ जाता है महाबीजाणु जनन, या बोलेंगे गुरु बीजाणु जनन। अब गुरु बीजाणु जनन को इसमें और पढ़ेंगे, इसके बाद में अगले टॉपिक पर पहुंच जाएंगे। गुरु बीजाणु जनन। मेगा स्पोरो जिनेसिस, मेगा स्पोरोजिनेसिस। तो अपना जायांग में है अंतिम टॉपिक, जिसे हम बोलेंगे गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजिनेसिस। गुरु बीजाणु का जनन कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे। जो सबसे बड़ा बीजांड का अणु होता है उसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु। अब उसका जनन किस प्रकार से होता है तो उसको हम बोलते हैं गुरु को मेगा स्पोरोजिनेसिस। तो लिखा है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका,
यानी मेगा स्पोर मदर सेल, जो मेगा स्पोर की माता कोशिका होती है उसका धीरे 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 एक कोशिका से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 कोशिका के बाद संपूर्ण कोशिकाएं इकट्ठी होकर एक गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। यह प्रोसेस कहलाती है गुरु बीजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजिनेसिस। तो मेगा स्पोरोजिनेसिस के बारे में बताएंगे। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोरो मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन यानी कि वो कोशिका 1 से 2 में बदल जाएगी, अर्धसूत्री यानी कि आधे आधे 16 में बदल जाएगी। इनकी संख्या होगी n गुणित, यानी कि क्या होगी n गुणित, तो 2 गुणित नहीं होगी n गुणित होगी, क्योंकि 2 गुणित तो तब होने आएगी जब इसका फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा होगा, जो छोटा सा अपना होता है पराग कण उससे निकलने वाली पराग ट्यूब में क्या आ जाते हैं, नर गैमीट। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। यानी कि गुरु बीजाणु की मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे बनने वाले उसके विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु बनने की क्रिया गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगा स्पोरोजिनेसिस कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए, ये गुरु बीजाणु जनन की मात्र कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होके ये 2 कोशिकाओं में बदल जाती है। कितनी कोशिकाओं में, 2 कोशिकाओं में बदल जाती है। पहली जो प्रसुप्त कोशिका होती है यानी जन्म देने वाली कोशिका, जन्म देने वाली कोशिका उसे हम प्राथमिक कोशिका बोलते हैं, और जो दूसरी कोशिका बनती है सेल उसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु कोशिका। फिर गुरु बीजाणु कोशिका में जनन होता है और अन्य कोशिकाएं बढ़ती हैं। तो ये पहली 2 सेलें प्राथमिक कोशिकाएं कहलाती हैं, और ये वाली जो बड़ी सी सेल यानी कोशिका बनी है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाती है, माता कोशिका बन जाती है। अब ये कोशिका धीरे धीरे क्या होता है, परिणित कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो ये 4 अन्य कोशिकाओं बड़ी बड़ी किसमें, गुरु बीजाणु की अनुप्रस्थ या कहें लंबवत कोशिकाओं में बदल जाती है। 4 लंबवत कोशिकाएं हो जाती हैं। ये 4 लंबवत पहले की थी जो हम बोलेंगे अब प्राथमिक कोशिकाएं। ये कैसी होती हैं, ये क्रियाशील कोशिकाएं नहीं होती हैं, इनमें और विभाजन होता है। ये एक बड़ी सी गुरु बीजाणु में बदल जाती हैं जिसे हम कहते हैं क्रियाशील गुरु बीजाणु कोशिकाएं। और जो 4 सेलें ऊपर दिख रही हैं नष्ट हो जाती हैं, इनको बोलते हैं नष्ट कोशिकाएं। तो मात्र कोशिका द्वारा या बोलें प्रसूति कोशिका द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाला बीजाणु गुरु बीजाणु क्या कहलाती है, इसकी प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। तो आज के लिए जो जायांग पुष्पों का मादा जनन अंग थे उसके बारे में चर्चा की थी। अब परागण के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका परागण, पॉलिनेशन, यानी परागकण किस विधि द्वारा या किसके कारण पराग यानी पराग कोशों से निकलकर एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर जाते हैं। तो परागण की क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, स्वपरागण और परापरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और बाइपोलिनेशन। तो इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि वो टॉपिक अलग हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।